डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। वीडियोस की ये सीरीज है, इसमें हम सीजी व्यापम के जेई और एससी सब इंजीनियर के एग्जाम के पीवाईक्यूज कवर कर रहे हैं। टोटल 5 क्वेश्चन पेपर मैंने आज के लेक्चर में इंक्लूड किए हैं और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस यहाँ पर होंगे 62। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इसमें दिया है कि एक लाइन है जिसकी लेंथ को अगर हम 20 मीटर की चैन से मेजर करते हैं तो 500 मीटर वो लेंथ आती है। बाद में सब्सिक्वेंटली हमने फाइंड आउट किया कि हमारी जो चैन है वो 0.04 मीटर लॉन्गर है, तो करेक्ट लेंथ क्या होगी। तो सबसे पहले तो हम करेक्शन निकाल लेंगे और उसके बाद उसका साइन प्लस होगा माइनस होगा, उसके अकॉर्डिंग हम करेक्ट लेंथ निकाल लेंगे। अब यहाँ पर 20 मीटर की चैन में आपकी 20 मीटर की चैन में आपकी एरर आ रही है 0.04, एक में आएगी 0.04/20 और आपकी यहाँ पे 500 मीटर में आएगी ये दिस इंटू 500। तो इसको आप सोल्व करोगे तो ये यहाँ पर 2, फिर 2 से आ गया 25, 25 से आपका आ गया 100 और ये आपका आ जाएगा 1 मीटर। अब 1 मीटर की आपकी एरर आ रही है, एरर पॉजिटिव होगी कि नेगेटिव होगी। यहाँ पर आपको ध्यान रखना होगा कि लॉन्गर अगर चैन है आपकी तो उस केस में आपकी एरर होगी, जो लॉन्गर चैन होगी वो आपको कम रीडिंग देगी, एक्चुअल जो लेंथ है उससे कम रीडिंग देगी, तो आपकी जो एरर होगी वो पॉजिटिव होगी। वहीं पे शॉर्टर चैन होगी उसमें आपकी एरर होगी वो नेगेटिव होगी। तो यहाँ पर आप 500 में करेक्शन ऐड कर दोगे 1 मीटर का, तो आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा 501। क्वेश्चन नंबर 2 काफी सिंपल है। एडिटिव और मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट आपसे पूछे गए हैं, पता ही है सबको, एडिटिव 0 होता है और एडिटिव इस तरीके से होता है f प्लस डी। एफ यहाँ पर फोकल लेंथ है, वहीं पे मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट होता है f/i। यहाँ पर वैल्यूज आपको डायरेक्टली याद रखनी होती है, 0 होता है या 100 होता है। तो आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है व्हाट इज द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन 2 सक्सेसिव कंटूर लाइंस। तो जैसे कि ये एक मेरा कंटूर लाइन जा रही है 100 की, दूसरी कंटूर लाइन जा रही है 105 मीटर की, यानी इस कंटूर पे जो पॉइंट्स हैं उन सबका RL 100 है, इस कंटूर पे जो पॉइंट्स लोकेटेड हैं सारे के सारे उनका RL 105 मीटर है। तो यहाँ पर जो डिफरेंस हो गया दोनों में, वर्टिकल हाइट का डिफरेंस जो हो गया वो आपका, इनका डिफरेंस आ जाएगा 5 मीटर। तो इसको हम बोलते हैं कंटूर इंटरवल। इसी के साथ में दो कंटूर लाइंस के बीच की जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है इसका भी आपको याद रखना है, इस पर भी क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको बोला जाता है हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है कि 3 पॉइंट प्रॉब्लम का प्लेन टेबल सर्वे में क्या एम है। तो 3 पॉइंट प्रॉब्लम और 2 पॉइंट प्रॉब्लम है, ये बेसिकली रीसेक्शन की मेथड है। रीसेक्शन क्या होता है? रिसेक्शन होता है जैसे कि एक प्लेन टेबल है, इस पे आपका मैप है, वो मैप फील्ड में आपने प्लॉट किया हुआ है पहले का, अभी भी आपको फिर से फील्ड में कुछ डिटेल्स उसमें ऐड करने हैं। तो आप सबसे पहले तो मैप को वहाँ पे ले जाके रखोगे, सेंटरिंग करोगे उसकी प्रॉपर और उसका ओरिएंटेशन करोगे। तो ये जो प्रोसेस है ना कि पहले से जो पोजिशनिंग थी प्लेन टेबल की उसी पोजिशन में वापस से प्लेन टेबल को शिफ्ट करना, ये होता है रिसेक्शन। क्योंकि आप ऐसे ही तो उसको ले जाके रख के उस पर रीडिंग नहीं ले सकते ना, जैसे कि यहाँ पर आपका ए पॉइंट है, इधर कोई आपका बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है, तो ये इस तरीके से आपकी प्लेन टेबल में आएंगे। तो अब ये उसका ओरिएंटेशन वगैरह ठीक हुआ, अब आप फर्दर इसमें रीडिंग वगैरह मार्क कर सकते हो, मतलब डिटेल से मार्क कर सकते हो। तो पोजिशनिंग ऑफ प्लेन टेबल के लिए हम इसको यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है कि कौन सा ऐसा सर्वे है जिसको हम कैरी आउट करते हैं प्रॉपर्टी लाइन डिटरमाइन करने के लिए। तो ये कैडेस्ट्रल सर्वे होता है और वहीं पे टोपोग्राफिक सर्वे होता है, जो फिजिकल फीचर्स वगैरह होते हैं जो एरिया के, वो प्लॉट करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है कि यहाँ पर जो प्रोसेस दी है उनमें से कौन सा टेम्परेरी एडजस्टमेंट ऑफ थोडोलाइट का प्रोसेस नहीं है। तो यहाँ पर हम सेंटरिंग करते हैं, हम लेवलिंग करते हैं और हम फोकसिंग करते हैं आईपीस की जो टेलीस्कोप है थोडोलाइट का उसमें, बट नॉर्थ डायरेक्शन में अलाइनमेंट हम यहाँ पे नहीं करते हैं, तो डी है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया है कि बैक बीरिंग अगर एक लाइन की क्या होगी अगर 4 बीरिंग 30 डिग्री है। तो ये है आपका नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ये आपकी 4 बीरिंग है 30 डिग्री। ये ए बी लाइन है, इसकी 4 बीरिंग आपकी ये वाली दी गई है 30 डिग्री। आपसे पूछा है बैक बीरिंग क्या होगी, तो सबसे पहले तो बी पॉइंट पे आप ये नॉर्थ साउथ वगैरह मार्क कर दीजिए। उसके बाद अब बी ए लाइन आपकी ये वाली हो गई, ये वाली लाइन है, इसकी आपको बैक बीरिंग पूछी है, यानी आपको ये वाला एंगल कैलकुलेट करना है। इस वाले एंगल में ये एंगल 30 डिग्री है तो ये एंगल भी 30 डिग्री होगा, तो 30 डिग्री तो ये हो गया, प्लस ये वाला जो एंगल है ये हम ऐड कर देंगे 180 डिग्री, तो 180 प्लस 30 ये आ जाएगा 210 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया है कि लिस्ट काउंट क्या है लेवलिंग स्टाफ का। बेसिकली लिस्ट काउंट है, इसकी एक थोड़ी बेसिक से आपको समझ भी होनी चाहिए।
लीस्ट काउंट है वो मिनिमम वैल्यू जो हम किसी से मेजर कर सकते हैं। जैसे नॉर्मली हम जो स्केल यूज़ करते हैं, हमने ड्राइंग वगैरह में स्कूल टाइम में यूज़ करी होगी। तो उसमें आप मिनिमम कितना मेजर कर सकते हो? 1 mm कर सकते हो, क्योंकि वहाँ पे 1 सेंटीमीटर है, उसको 10 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। अब उसी तरीके से स्टाफ में क्या होता है, मिनिमम हम यूज़ कर सकते हैं वो 5 mm कर सकते हैं। यहाँ पे 1 सेंटीमीटर को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, ये ब्लैक स्ट्रिप है, उसके बाद एक व्हाइट स्ट्रिप है, ये दोनों मिलके बना रहे हैं आपका 1 सेंटीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर के आधा यानी 5 mm, अगर मीटर में हम इसको लिखेंगे तो 5 डिवाइडेड बाय 1000 यानी 0.005 आ जाएगा, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया है कि एक डिपार्चर लाइन है एक ट्रैवर्स सर्वे की, उसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो कहीं पर भी जैसे कि ये आपका लाइन है, इसका इधर जो प्रोजेक्शन होता है ये होता है लैटिट्यूड, इधर जो प्रोजेक्शन होता है वो होता है डिपार्चर, और आपकी बीरिंग होती है ये जो नॉर्थ साउथ के साथ एंगल बना रही है, जो वर्टिकल लाइन के साथ एंगल बना रही है। तो अगर ये एल है तो मेरा लैटिट्यूड होगा एल कोस थीटा, और वहीं पे मेरा डिपार्चर होगा एल साइन थीटा। तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा वो ऑप्शन बी आ जाएगा, साइन ऑफ रिड्यूस्ड बीरिंग। अगर आप लेंथ से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका डिपार्चर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10th में दिया है कि कौन कौन सा ऐसा टेस्ट है जिसको हम परफॉर्म करते हैं ताकि हमारी लाइन ऑफ साइट है वो पैरेलल हो एक्सिस ऑफ बबल ट्यूब के। तो टेस्ट है ये थियोडोलाइट के सारे ही इंपॉर्टेंट है, पता होना चाहिए आपको। यहाँ पे आंसर आपका ऑप्शन सी होगा, 2 पेज टेस्ट होता है ये, जिसमें हम क्या करते हैं, हमारी लाइन ऑफ साइट, ये देखिए थियोडोलाइट की जो मेन एक्सिस है, तो ये ट्यूनिन एक्सिस है, और ये इधर से आपकी लाइन ऑफ साइट जा रही है। लाइन ऑफ साइट है ये पैरेलल हो एक्सिस ऑफ बबल ट्यूब के, इसके लिए 2 पेज टेस्ट किया जाता है। वहीं पे स्पायर टेस्ट किया जाता है कि आपकी हॉरिजॉन्टल एक्सिस ट्यूनिन एक्सिस ये वाली एक्सिस है, ये आपकी इस वर्टिकल एक्सिस के परपेंडिकुलर हो, ये सेट करने के लिए स्पायर टेस्ट करते हैं। उसके बाद क्रॉस हेयर रिंग टेस्ट भी इंपॉर्टेंट है, इसमें हम चेक करते हैं कि वर्टिकल क्रॉस हेयर है वो प्लेन मतलब वर्टिकल क्रॉस हेयर है वो परपेंडिकुलर है या नहीं हॉरिजॉन्टल एक्सिस से। ये आपकी हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, यहाँ पे कहीं वर्टिकल क्रॉस हेयर होगा तो वो आपका परपेंडिकुलर होना चाहिए इस हॉरिजॉन्टल एक्सिस से। ये करते हैं हम क्रॉस हेयर रिंग टेस्ट में। इसी के साथ में अज़ीमुथ टेस्ट होता है, इसमें हम चेक करते हैं कि हमारी लाइन ऑफ साइट है वो परपेंडिकुलर है या नहीं हॉरिजॉन्टल एक्सिस के। ये लाइन ऑफ साइट है और ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, इसी को ट्यूनिन एक्सिस भी बोला जाता है। तो ये परपेंडिकुलर है या नहीं, इसके लिए होता है अज़ीमुथ टेस्ट। तो यहाँ पे आंसर ऑप्शन सी हो गया। क्वेश्चन नंबर 11th में दी है कि कौन सा ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसको हम ऑफसेट मेजर करने के लिए यूज कर सकते हैं 45 डिग्री का ऑफसेट लेने के लिए। तो एक तो होता है ओपन क्रॉस स्टाफ, इससे आप 90 डिग्री का ऑफसेट ही ले सकते हो कि आप यहाँ से देख रहे हो, एक आपने यहाँ पे इसके अलोंग लाइन बना दी, दूसरा पर्सन को यहाँ पे है, इसको आपने यहाँ जाके इसको ऑब्जर्व किया और इसको इस स्ट्रेट लाइन में लेके आ गए, तो आप 90 डिग्री पे ऑफसेट ले रहे हो। जैसे इस लाइन में आप रीडिंग्स ले रहे हो तो इस लाइन के अलोंग आप बेसिकली किसी को भी लोकेट कर सकते हो, ऑफसेट ले सकते हो। फ्रेंच क्रॉस स्टाफ में क्या होता है कि बेसिकली इस तरीके से यहाँ पे 4 के बजाय 8 स्लिट्स दिए होते हैं, ये स्लिट्स हैं जिनमें से दिखता है। तो यहाँ पे इसमें तो 4 ही थे ओपन क्रॉस स्टाफ में, इसमें इस तरीके से भी बना दिए। तो अगर ये मेरी लाइन ऑफ सर्वे है, मेन लाइन है, इसके अलावा फिर मैं यहाँ पे 45 डिग्री पे भी मैं ऑफसेट ले सकती हूँ, क्योंकि ये यहाँ पे एंगल बन रहा है 45 बन रहा है। तो यहाँ पे फ्रेंच क्रॉस स्टाफ हो जाएगा आंसर ऑप्शन डी। उसी के साथ में ऑप्टिकल स्क्वायर जो यहाँ पे दिया गया है ये भी इंपॉर्टेंट है, और ये यूज होता है 90 डिग्री का ऑफसेट मेजर करने के लिए। क्या मैकेनिज्म होता है इसका, थोड़ा सा मैं एक बार मिटा के दिखाती हूँ पुराना जो लिखा है। ये देखिए इसमें एक यहाँ पे आपका होता है प्रिज्म, एक यहाँ पे होता है। तो यहाँ से लाइट जाएगी, उसके बाद वो यहाँ से रिफ्लेक्ट होगी और यहाँ पे रिफ्लेक्ट होगी, इस डायरेक्शन में आ जाएगी डबल रिफ्लेक्शन के बाद में। एक यहाँ पर ऑप्टिकल स्क्वायर दिया गया है, ये भी इंपॉर्टेंट है और इस पर भी काफी फ्रीक्वेंटली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये 90 डिग्री को मार्क करने के लिए होता है। जैसे यहाँ पे है कोई ऑब्जर्वर, उसको ये दो को सेट करना है, एक उसको यहाँ पे बी पॉइंट मार्क करना है, एक ओ पॉइंट मार्क करना है। तो बी पॉइंट तो वो डायरेक्टली कर लेगा रेंजिंग से कि हाँ स्ट्रेट लाइन में है। उसके बाद इससे 90 डिग्री पे एंगल मेजर करने के लिए हमें ये प्रिज्म ऑप्टिकल स्क्वायर है वो हम यूज करते हैं, जिसमें क्या होगा, यहाँ से कोई रेज आएगी, एक यहाँ पे लगा हुआ इस पे रिफ्लेक्ट होगी, उसके बाद यहाँ पर है इस पे रिफ्लेक्ट होगी, तो यहाँ पे रिफ्लेक्ट होगी ऐसे जाएगी और फिर ऐसे जाएगी। तो यहाँ पर जो पर्सन देख रहा है उसको ये और ये एक लाइन में दिखेंगे अगर बीच का एंगल 90 डिग्री बन रहा है तो। तो इसमें एक तो होता है कि इनके बीच का एंगल क्या होता है, मिरर्स के बीच का, तो 45 डिग्री होता है।
वहीं पे यहाँ पे क्या कौन-सा हम कांसेप्ट यूज़ करते हैं, प्रिंसिपल यूज़ करते हैं, तो डबल रिफ्लेक्शन करते हैं। एक बार इस पे रिफ्लेक्ट हो रही है, एक बार इस पे हो रही है। क्वेश्चन नंबर 12 में दिया है कि क्वांटिटी ऑफ अर्थवर्क क्यूबिक मीटर में कैलकुलेट करना है आपको। कैनाल अलाइनमेंट का जो 1000 मीटर लॉन्ग है, जिसकी हाइट 3 मीटर है एक जगह पे, एक एंड पे, दूसरे एंड पे है 5 मीटर। टॉप फीट एम्बैंकमेंट की है 2 मीटर एक जगह पे, दूसरी जगह पे 4 मीटर। एक्सट्रीम एजेस का आपको दिया गया है और साइड स्लोप है 2:1। ट्रेपेजोइडल फॉर्मूले से आपको इसको कैलकुलेट करना है। तो ट्रेपेजोइडल फॉर्मूले का कैलकुलेट करने के पहले हमें, जैसे ये कैनाल का आपका सेक्शन है, तो आपको इन दोनों एंड्स का एरिया चाहिए, A1 और A2। अब एरिया कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हम क्रॉस सेक्शन प्लॉट करते हैं इनका। यहाँ पे दिया गया है कि 2 मीटर है टॉप विड्थ, तो जहाँ पर हाइट आपकी 3 मीटर है, उस वाले सेक्शन पे आपकी टॉप विड्थ है वो 2 मीटर है। तो आप इस तरीके से सेक्शन बनाओगे। अब आपको ये नहीं पता, आपको ये पता है कि 3 मीटर है, ये पता है 3 मीटर है, बट आपको ये नहीं पता ये डिस्टेंस। तो सबसे पहले तो ये डिस्टेंस हम कैलकुलेट करेंगे। किससे करेंगे? साइड स्लोप से करेंगे। साइड स्लोप है 2:1, तो ये होगा कि आपका 3 हॉरिजॉन्टल है तो 6 वर्टिकल होगा। बेसिकली ये हॉरिजॉन्टल है, ये वर्टिकल है, यानी 1 वर्टिकल डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में 3 मूव करेंगे। अब वर्टिकल का 3 है तो हॉरिजॉन्टल का इसका ट्वाइस हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो ये डिस्टेंस भी 6 मीटर हो गई, ये भी 6 मीटर हो गई। ठीक है यहाँ तक। अब ये आपका हो गया 2 मीटर। तो अब आप इस ट्रेपेजोइडल का एरिया निकाल सकते हो। हाइट जो है 3 इंटू ए प्लस बी बाई 2, ए आपका है 2 और बी आपका है 14 डिवाइडेड बाई 2, तो ये आपका यहाँ पे आ जाएगा 24 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर पहला सेक्शन हमारा 24 मीटर स्क्वायर का आ गया। दूसरा सेक्शन के लिए अब हम सेम तरीके से कैलकुलेट करेंगे। डिफरेंस इतना सा है कि हाइट अलग है। अब यहाँ पर पहले जो हाइट 3 मीटर थी, अब वो 5 मीटर है। स्लोप है वो अभी भी वही है 2:1, लेकिन ये 5 है तो ये आपका 10 मीटर आएगा, ये 10 मीटर आएगा, और वहीं पे आपका ये आएगा 4 मीटर, क्योंकि यहाँ पर ये दिया गया है आपको कि जो टॉप हाइट है वो 4 मीटर है। अब आप इसका एरिया कैलकुलेट करोगे, हाइट और a प्लस बी बाई 2, तो ये 4 मीटर है, तो ये 20 और 28 आ जाएगा। 20 मतलब बेसिकली ऐड किया हमने 10 प्लस 4 प्लस 10, ये एक साइड होगी, दिस प्लस दूसरी साइड जो कि 4 है, तो 28 डिवाइडेड बाई 2, तो ये आपका आ जाएगा 70 मीटर स्क्वायर। आप ट्रेपेजोइडल वाला एरिया लगा दो, मतलब एरिया का ट्रेपेजोइडल वाला वॉल्यूम का फॉर्मूला लगा देंगे हम, जो कहता है कि L उसके बाद A1 प्लस A2, दोनों एक्सट्रीम एंड्स पे जो एरिया है वो डिवाइडेड बाई 2। L आपका 1000 है, एक्सट्रीम एंड्स पे एरिया एक पे 24 है, दूसरे पे 70 है, तो दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे। तो इसको अगर आप सोल्व करोगे तो 4700 मीटर स्क्वायर आपका मीटर क्यूब आ जाएगा, जो कि यहाँ पे दिया गया है ऑप्शन डी में। क्वेश्चन नंबर 13 है। इसमें दिया गया है कि कौन सा ऐसा मेथड है जिसको हम कर्व को सेट आउट करने के लिए यूज करेंगे, सर्कुलर कर्व को, जब ग्राउंड अनइवन है और रफ टेरेन है। तो कहीं पे भी अगर लीनियर डिस्टेंसेज हम मेजर नहीं कर पा रहे हैं, चेनिंग हम नहीं कर पा रहे हैं, तो बेस्ट मेथड वहां पे होता है टू थियोडोलाइट मेथड। क्यों बेस्ट होता है कि इसमें सिर्फ हम एंगल्स ही मेजर करते हैं और इसकी एक्यूरेसी भी काफी अच्छी होती है। कैसे हम यहाँ पे पॉइंट्स को प्लॉट करेंगे, जैसे कि एक थियोडोलाइट आपका यहाँ पे आ गया, दूसरा थियोडोलाइट यहाँ पे आ गया। अब जैसे मुझे ए वाला पॉइंट मार्क करना है, तो मैं कैलकुलेट कर लूंगी कि इस वाली लाइन से इसका एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन क्या है, और इस वाली लाइन से इसका एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन क्या है। सॉरी, इस वाली लाइन से नहीं, इस वाली लाइन से जो दोनों थियोडोलाइट को मिलाती हुई जो कोड है उससे मेजर करेंगे। तो पहले मैंने डेल्टा 1 कैलकुलेट कर लिया और उस डायरेक्शन में मैंने एक पॉइंट मार्क करके ये इस तरीके से लाइन बना दी। दूसरा फिर क्या हो गया, इस लाइन पे यहाँ इधर से जो लाइन जा रही है वो जहाँ पे कट करेगी वो आपका पॉइंट ए हो जाएगा। तो दोनों थियोडोलाइट की पोजीशन से अगर मुझे एंगल पता है तो मैं इजीली सारे पॉइंट्स को लोकेट कर सकती हूँ। इसके लिए मुझे ये एंगल पता होना चाहिए और ये पता होना चाहिए, तो मैं इजीली इसको लोकेट कर सकती हूँ। तो सी होगा यहाँ पर आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 में दिया है कि मैग्नेटिक बेरिंग है एक लाइन की 45 डिग्री 30 ईस्ट है, डिक्लिनेशन 5 डिग्री वेस्ट है, तो ट्रू बेरिंग क्या होगी यहाँ पर, ट्रू बेरिंग ऑफ ए लाइन इन होल सर्किल बेरिंग सिस्टम क्या होगा। तो ये वाला क्वेश्चन काफी इजी होता है, बस आप मार्क कर लीजिए जो भी आपको दिया है। सबसे पहले तो ट्रू नॉर्थ, ट्रू साउथ हो गया, ईस्ट वेस्ट हो गया। अब आपको दिया गया है कि डिक्लिनेशन है 5 डिग्री वेस्ट है, यानी आपका जो मैग्नेटिक नॉर्थ है वो इससे 5 डिग्री पे होगा। मैग्नेटिक नॉर्थ आपका इधर होगा और इसी तरीके से मैग्नेटिक साउथ आपका इधर आ जाएगा। अब आपको लाइन ए बी की बेरिंग दी है, ए बी इज साउथ 45 डिग्री 30,
तो कौन सी बीरिंग दी है? मैग्नेटिक बीरिंग। तो मैग्नेटिक बीरिंग से लेंगे साउथ से 45 डिग्री है, तो इस साउथ से हम ये वाला एंगल है, ये आपकी लाइन ए बी आ गई। ये एंगल आपका है 45 डिग्री 30 मिनट, ये एंगल 5 डिग्री है, तो ये वाला एंगल भी 5 डिग्री होगा। अब होल सर्किल बीरिंग इसकी होगी, जो ब्लू कलर से मैं कलर एंगल मार्क कर रही हूँ, ये वाला। ये एंगल मैं कैसे निकाल सकती हूँ? अगर मुझे ये वाला एंगल पता है, उसको मैं 180 में से घटा दूँ तो मैं इधर वाला एंगल निकाल सकती हूँ। ये वाला एंगल क्या है जो मैंने पर्पल कलर में मार्क किया है? ये है 45 डिग्री 30 प्लस 5 डिग्री, यानी 50 डिग्री 30 मिनट। तो 180 में से मैं अगर ये घटा दूँ 50 डिग्री 30 मिनट, तो यहाँ पे मेरा आंसर आ जाएगा 129 डिग्री 30 मिनट, ऑप्शन ए, जो कि ये ब्लू वाला एंगल होगा, जो कि होल सर्किल बीरिंग है। क्वेश्चन नंबर 15 में दिया है कि जियोडी मीटर है इलेक्ट्रॉनिक डिस्टेंस मेजरमेंट डिवाइसेस, ये किस पे बेस्ड होते हैं? तो ये होते हैं प्रोपोगेशन ऑफ मॉड्यूलेटेड लाइट वेव। मॉड्यूलेटेड लाइट वेव्स को हम भेजते हैं और उनके में कैसे चेंजेस हो रहे हैं हम उनको ऑब्जर्व करके डिस्टेंस मेजर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में दिया है कि थ्योडलाइट के मतलब ट्रैवर्सिंग कर रहे हैं थ्योडलाइट से, तो कौन सी ऐसी एरर है जिसको हम एलिमिनेट कर सकते हैं दो फेस लेफ्ट और फेस राइट की रीडिंग लेके उनका मीन कैलकुलेट करके? तो अगर एरर आ रही है कहीं पे, लाइन ऑफ कोलिमेशन आपकी है वो परपेंडिकुलर नहीं है हॉरिजॉन्टल एक्सिस से। हॉरिजॉन्टल एक्सिस कौन सी? आपकी ट्यूनिन एक्सिस। और लाइन ऑफ कोलिमिनेशन आपकी है जो पास होती है इंटरसेक्शन ऑफ क्रॉस हेयर से और ऑप्टिकल सेंटर से। एक साइड आपका आईपीस है उसके ऑप्टिकल सेंटर से, और आपका जो क्रॉस हेयर है उनके ऑप्टिकल सेंटर से जो लाइन पास हो रही है वो लाइन ऑफ कोलिमेशन है। और इसके कारण अगर जो भी एरर आएगी वो अगर हम दोनों फेस की रीडिंग लेंगे तो एलिमिनेट हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 17 में दी है कि डिग्री ऑफ परफेक्शन किसी इंस्ट्रूमेंट को यूज करने में हम जो करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? तो एक होता है प्रेसिजन, एक होता है एक्यूरेसी। डिग्री ऑफ परफेक्शन होता है, ये प्रेसिजन होता है। मैथमेटिकल टर्म में अगर बात करें तो डिफरेंट वैल्यूज हमने जैसे एक एंगल की ली है, तो कितना एक दूसरे के क्लोज है उतना ही ज्यादा प्रेसिजन से हमने हम काम किया है। एक्यूरेसी होता है कि ट्रू वैल्यू है उससे जो हमारी ऑब्जर्व वैल्यू है उनका क्या डिफरेंस आ रहा है। तो यहाँ पर आंसर ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन नंबर 18 में दिया है कि चैन के हैंडल्स और लिंक के बीच में कौन सा जॉइंट होता है? तो ये स्विवल जॉइंट होता है, जो कि हमें अलाउ करता है कि फ्लेक्सिबल कनेक्शन वहाँ पे बना रहे, और उसी के साथ में फ्लेक्सिबिलिटी मतलब हम कनेक्शन में रहे, मूवमेंट हो पाए पार्ट्स का एक दूसरे के रिस्पेक्ट में, और टाइट कनेक्शन भी बना रहे। इसका पर्पज ये है कि अगर हम ये जॉइंट प्रोवाइड नहीं करेंगे, ये फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होगी, तो जो ही हम चैन को टर्न करना चाहेंगे वो ट्विस्ट हो जाएगी। तो यहाँ पर आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। इस तरीके से होती है। और ये वाला जो है ये यहाँ पे स्विवल जॉइंट है वो शो किया गया है लिंक्स और हैंडल के बीच में। ये भी एक क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है कि कहाँ से कहाँ तक हम लेंथ मेजर करते हैं। तो जो हैंडल है उसके आउटर साइड से लेके इधर का हैंडल है उसके भी आउटर साइड में मेजर करते हैं। ये एक्चुअल डायग्राम है, तो ये है स्विवल जॉइंट। क्वेश्चन नंबर 19 में दिया गया है कि लेंथ ऑफ रेवेन्यू चेन क्या होगा? तो ये काफी फ्रीक्वेंटली पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। रेवेन्यू चेन की लेंथ होती है 33 फीट। आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन बी। इसमें 16 लिंक होते हैं। इसी के साथ में आपकी जो गंटर्स चेन है वो होती है 66 फीट की। ये गंटर्स चेन की लेंथ होती है और इसमें 100 लिंक होते हैं। इसी के साथ में इंजीनियरिंग चेन होती है, उसकी 100 फीट लेंथ होती है। ये इंजीनियरिंग चेन होती है और इसकी 100 फीट लेंथ होती है और 100 ही लिंक्स होते हैं। 100 लिंक है इनमें भी, इसमें भी। जो आपकी रेवेन्यू चेन है इसमें ओनली 16 लिंक है। क्वेश्चन नंबर 20 में दिया गया है कि लिमिटिंग लेंथ ऑफ एक ऑफसेट क्या होनी चाहिए? तो ये जैसे आपकी मेन सर्वे लाइन है, यहाँ से आप ऑफसेट ले रहे हो, इन सब पॉइंट्स को डिटेल मार्क कर रहे हो, तो यहाँ पे अगर लेंथ बहुत ज्यादा हुई तो एरर ज्यादा आएगी। जैसे कि ये वाला पॉइंट मार्क करना है, एक पॉइंट ए है जो पास में है, दूसरा पॉइंट बी है जिसकी ऑफसेट लेंथ काफी ज्यादा है। तो जैसे कि इसको मेजर करने में थोड़ी सी आपकी एंगल आ गई, लाइन थोड़ी सी टेढ़ी चली गई, तो ए में तो इतना डिफरेंस नहीं आएगा इसकी लोकेशन में, बट बी में काफी सिग्निफिकेंट डिफरेंस आपको मैप पे दिखेगा। तो इसलिए लेंथ लिमिटेड रखी जाती है और ये वैल्यू आपको याद रखनी पड़ेगी 15 मीटर। क्वेश्चन नंबर 21 में दिया है कि जो लाइन्स हैं वो उन पॉइंट्स को मिलाते हुए बनती हैं जिनका जीरो डिक्लिनेशन है। तो एगोनिक लाइन्स होती हैं ऐसी जहां पर एक डिक्लिनेशन जीरो है, और आइसोगोनिक लाइन्स वो लाइन्स होती हैं जो इक्वल डिक्लिनेशन वाले पॉइंट्स को कनेक्ट करती हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में दिया है कि रिड्यूस्ड बीरिंग एक लाइन की 60 डिग्री है, लेंथ 100 डिग्री है, तो लेटिट्यूड और डिपार्चर क्या होगा? तो काफी सिंपल सा क्वेश्चन है। सबसे पहले तो आप ये मार्क कर लीजिए, ये एन है, ये एस है, ये ई है, ये डब्ल्यू है। तो आपकी लाइन जा रही है कुछ इस तरीके से नॉर्थ से 60 डिग्री वेस्ट पे।
तो ये लाइन है, इसकी लेंथ है 100, तो इसका लैटिट्यूड हो जाएगा, लैटिट्यूड इसका हो जाएगा 100 cos 60 और डिपार्चर इसका हो जाएगा 100 sin 60। लेकिन यहाँ पर आपको पता है कि ये वाला जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं नेगेटिव होते हैं एक्स एक्सिस वाले, तो आपका जो डिपार्चर आएगा वो नेगेटिव में आएगा। तो 100 cos 60 है तो आ जाएगा 50 और ये माइनस का आएगा -100 sin 60, 100 इंटू √3/2। इसको सोल्व करने पे आपका आंसर आएगा वो ऑप्शन बी सी आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 में दिया है कि डिजायर्ड सेंसिटिविटी है ट्यूब की 2 mm डिवीजन पे वो 30 सेकेंड है, तो रेडियस ऑफ बबल ट्यूब क्या होगा। तो यहाँ पर सेंसिटिविटी का इक्वेशन आपको याद होना चाहिए। सेकंड में सेंसिटिविटी का होता है इक्वेशन ये 206265 डिवाइडेड बाई आर। तो ये आपकी सेंसिटिविटी आती है यहाँ पर सेकंड्स में। तो अब सेकंड्स में सेंसिटिविटी है, आर आपका मीटर में होगा, सॉरी आर mm में आएगा, डीबी mm में होगा। तो आप डायरेक्टली वैल्यूज रख सकते हो। सेंसिटिविटी है 30 सेकेंड, डी है डिवीजन आपका 2 mm का है, इंटू 206265 अपॉन आर, आर भी mm में होगा। तो यहाँ से आप आर की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो 2/30 इंटू 206265, तो ये आएगा 13750 mm आएगा। तो मीटर में कन्वर्ट करने पर 13.75 आ जाएगा। 13.75 मीटर आपकी रेडियस आ जाएगी, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 25 में दिया है कि ट्रांजिट रूल है जो एडजस्टिंग का कंसेक्यूटिव कोऑर्डिनेट्स जो ट्रैवर्स के हम एडजस्ट करते हैं, उसके लिए ट्रांजिट रूल कब यूज करेंगे। तो ट्रांजिट रूल हम यूज करते हैं अब अगर हमारे एंगुलर मेजरमेंट ज्यादा एक्यूरेट है। ट्रांजिट रूल में है जैसे डिपार्चर का आपको करेक्शन निकालना है तो आप इस तरीके से निकालोगे, डी स्मॉल डी से डिनोट कर देती हूँ करेक्शन को। टोटल जो मतलब किसी पर्टिकुलर लाइन जिसका करेक्शन निकाले उसका डिपार्चर डिवाइडेड बाई टोटल डिपार्चर का सम, और यहाँ पर आप करोगे ईडी। टोटल डिपार्चर का सम करोगे तो आप यहाँ पे साइन के साथ सम नहीं कर रहे हो, सबको प्लस मान के ही सम करना है, ये सिग्मा डी वाला। इसको आपको डिपार्चर में जो एरर है उससे मल्टीप्लाई करोगे। इसी तरीके से लैटिट्यूड का भी पर्टिकुलर लाइन का करेक्शन आप निकाल लोगे। दूसरा होता है बॉडिच रूल। जब आपको एंगुलर और लीनियर दोनों ही मेजरमेंट सेम ही एक्यूरेसी से है तो हम बॉडिच रूल यूज करते हैं। उसमें क्या होगा, लेंथ जिस पर्टिकुलर लाइन का करेक्शन निकाल रही हो डिवाइडेड बाई टोटल लेंथ, या मैं कह सकती हूँ पेरीमीटर भी कह सकती हूँ मैं इसको, टोटल लेंथ इनटू जो आपकी डिपार्चर में करेक्शन आ रही है वो, तो आपका डिपार्चर का करेक्शन आ जाएगा। और इसी तरीके से लैटिट्यूड का करेक्शन निकाल सकती हूँ। डिफरेंस सिर्फ यहाँ पे है, यहाँ पे हम डिपार्चर और डिवाइडेड बाई टोटल डिपार्चर कर रहे हैं, यहाँ पर लेंथ डिवाइडेड बाई टोटल लेंथ कर रहे हैं। तो यहाँ पर बी आ जाएगा, एंगुलर मेजरमेंट ज्यादा एक्यूरेट है तो ट्रांजिट मेथड हम यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है प्रिज्मेटिक कंपास के रिगार्डिंग, बट इस क्वेश्चन में कुछ प्रॉब्लम थी तो इस क्वेश्चन को कैंसिल कर दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 27 में दिया है कि एक लेवल है वो 25 मीटर सेटअप है और लेंथी सा एक बेसिकली न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है, इसको भी एलिमिनेट कर दिया गया था। हालांकि आर्गोर का क्वेश्चन है, आपको डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन इसकी चाहिए तो आप मेरे चैनल पे जाके आर्गोर के सॉल्यूशन सर्वे की अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां पे जाके सॉल्यूशन को रेफर कर सकते हो। अभी यहाँ पर करवाना पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगा, प्लस ये क्वेश्चन कंसिडर भी नहीं किया गया था। क्वेश्चन नंबर 28 भी कैंसिल हुआ था, इसका मैं थोड़ा सा बता देती हूँ। इसमें दिक्कत सिर्फ कैलकुलेटर की थी कि उसके बिना सॉल्व करना पॉसिबल नहीं था, बाकी मतलब इजी है, ये लेंदी नहीं है। जैसे कि ये है आपका स्टाफ ऐसे होना चाहिए वर्टिकली, बट आपका स्टाफ है वो वर्टिकल ना होकर टिल्टेड है, ये आपको दिया है टिल्टेड है, तो आपकी ये वाली रीडिंग यहाँ पे आ रही है। आप ये वाली लेंथ पढ़ोगे ना, आप टिल्टेड है तो ये वाली रीडिंग आपकी यहाँ पे आ रही है 2.895, और ये जो आपको डिफरेंस दिया गया है 4 मीटर का स्टाफ है, 2.895 रीडिंग आ रही है और 8 सेंटीमीटर आउट ऑफ प्लम लाइन है, तो ये 8 सेंटीमीटर है। प्लम लाइन वर्टिकल लाइन से 8 सेंटीमीटर तिरछा जा रहा है, टेढ़ा जा रहा है। तो अब 8 सेंटीमीटर को आप मीटर में लिखोगे तो 0.08 मीटर आ जाएगा। अब आप ये वाली लेंथ कैलकुलेट कर सकते हो सिंपल वो पाइथागोरस थ्योरम लगा के, 2.895 का स्क्वायर माइनस 0.08 का स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट। तो कैलकुलेटर के बिना कैलकुलेशन करना मुश्किल था, बाकी मतलब लेंथी नहीं है ये, और इसका आंसर भी आई थिंक 2.893 के आसपास ए आ जाएगा। बट ये क्वेश्चन भी कैंसिल हुआ था शायद, आई थिंक मे भी कैलकुलेशन की वजह से ही हुआ हो कि इतना लेंथी है। क्वेश्चन नंबर 29 में दिया गया है कि नॉर्मल कब बोलेंगे टेलीस्कोप को। तो ये जो आप थ्योडलाइट देख रहे हो, ये जो पोजीशन है इसमें हम नॉर्मल बोलते हैं, जहाँ पे आपका ये सर्किल आ रहा है वर्टिकल सर्किल, वो आपके लेफ्ट साइड में आएगी। ये टेलीस्कोप है, वर्टिकल सर्कल आ रहा है लेफ्ट साइड में, तो इसको नॉर्मल बोलेंगे।
अगर मैं इसको स्विंग कर दूँ, सॉरी, ट्रांजिटिंग कर दूँ इसकी और इसको घुमा के इस तरीके से ले आऊँ कि टेलीस्कोप का फेस इधर हो जाए। ये जो है ऑब्जेक्टिव लेंस यहाँ पे आ जाए, आई लेंस इधर आ जाए। तो इस केस में अब मेरा क्या होगा? अब ये दूसरी साइड आ जाएगा, तो उसको हम बोलेंगे इन्वर्टेड। टेलीस्कोप इन्वर्टेड होगा अगर वर्टिकल सर्किल है वो राइट साइड आ रहा है, लेफ्ट साइड आ रहा है तो डायरेक्ट या नॉर्मल बोलेंगे। तो यहाँ पर ए आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 में दिया है कि कौन वो ऑपरेशन जिसमें कि टेलीस्कोप को हम हॉरिजॉन्टल प्लेन में रोटेट करते हैं, रिवॉल्व करते हैं, तो वो स्विंगिंग होता है, और वर्टिकल प्लेन में रोटेट करते हैं तो वो ट्रांजिटिंग होता है। क्वेश्चन नंबर 31 में दिया गया है कि ए डिक्लिनेशन है 3 डिग्री ईस्ट का, इसका क्या मतलब है? तो 3 डिग्री ईस्ट का डिक्लिनेशन का मतलब ये होता है कि ये आपका ट्रू नॉर्थ है, और मैग्नेटिक नॉर्थ आपका है वो ईस्ट से, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है। तो मैग्नेटिक नॉर्थ आपका है वो ईस्ट की तरफ झुका हुआ है 3 डिग्री से, ये एंगल आपका 3 डिग्री है। तो हम कह सकते हैं कि मैग्नेटिक नॉर्थ इज 3 डिग्री ईस्ट ऑफ ट्रू नॉर्थ। क्वेश्चन नंबर 32 में दिया है कि कंटूर लाइंस हैं वो क्रॉस कैसे करती हैं रिज लाइंस को। तो आपने रिज का अगर कंटूर मैप देखा होगा या वैली का देखा होगा तो वो इस तरीके से होता है। ये आपकी कंटूर लाइंस है और ये यहाँ पे 90 डिग्री पे कट करती है रिज लाइन को। इसका और ज़्यादा डिटेल में आपको देखना है तो आप ये सॉल्यूशन सर्वे वाला रेफर कर सकते हो। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप इतना याद कर लोगे वो काफ़ी होगा। वहाँ पर मैंने एक्सप्लेन किया है कि 90 डिग्री आता कैसे है। सो यहाँ पे आंसर आपका हो जाएगा 90 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 33 में दिया है कि होल सर्किल बेरिंग और क्वाड्रेटल बेरिंग का डिफरेंस अगर 180 डिग्री आ रहा है तो लाइन कौन सी उसमें है, क्वाड्रेंट में है। तो ये वाला क्वेश्चन भी इजी, आप डिफरेंट वो केस लेके सोल्व कर सकते हो। जैसे कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में मेरी लाइन ए बी जा रही है, तो इसका तो मेरा सेम ही आएगा होल सर्किल बेरिंग या क्वाड्रेटल बेरिंग। अगर मेरी सेकंड क्वाड्रेंट में है तो उस केस में मेरी होल सर्किल बेरिंग तो होगी ये वाली, ये WCB होगी, और ये मेरी क्वाड्रेटल बेरिंग होगी। तो उस केस में क्या इक्वेशन बनेगी, होल सर्किल बेरिंग प्लस क्वाड्रेटल बेरिंग का मेरा सम आएगा 180 डिग्री। वहीं पे अगर थर्ड क्वाड्रेंट में है तो इस केस में मेरी होल सर्किल बेरिंग होगी ये वाली, ये मेरी WCB होगी, और ये मेरी क्वाड्रेटल बेरिंग होगी। तो इस केस में होल सर्किल बेरिंग और क्वाड्रेटल बेरिंग का डिफरेंस 180 आएगा जब थर्ड क्वाड्रेंट में मेरी लाइन आ रही है। क्वेश्चन नंबर 34 में दिया है कि कर्वेचर करेक्शन लेवलिंग में किस साइन का होता है। तो कर्वेचर करेक्शन नेगेटिव होता है और आपका रिफ्लेक्शन करेक्शन है वो उसके अपोजिट होता है पॉजिटिव साइन का। नेगेटिव क्यों होता है? जैसे ये आपकी अर्थ सरफेस है, यहाँ से आप रीडिंग ले रहे हो तो आइडियली तो लेवल लाइन आपकी इस तरीके से जानी चाहिए, यहाँ पे अगर स्टाफ है, लेकिन आपकी जो लाइन होती है लाइन ऑफ साइट वो हॉरिजॉन्टल होती है, तो लाइन ऑफ साइट कुछ इस तरीके से जाती है। तो यहाँ की रीडिंग आपको पढ़नी चाहिए थी सही तरीके से अगर लेवल लाइन को हम कंसीडर करें तो, बट हमारी लाइन ऑफ साइट हॉरिजॉन्टल होने के कारण हम रीडिंग पढ़ लेते हैं यहाँ की, जो कि होगी ऑब्वियसली नीचे वाले से ज्यादा। तो इसलिए यहाँ पर जो करेक्शन आएगा वो नेगेटिव आएगा, ए होगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 35 में दिया है कि थियोडोलाइट जिसमें कि टेलीस्कोप है उसको हम रिवॉल्व कर सकते हैं कंप्लीट रिवॉल्यूशन अबाउट इट्स हॉरिजॉन्टल एक्सिस। मतलब इसकी जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है उसके अबाउट हम उसको कंप्लीट रिवॉल्व कर सकते हैं एक वर्टिकल प्लेन में। तो इसको क्या बोलते हैं? तो ये ट्रांजिट थियोडोलाइट बोला जाता है इसको। जो हमने पीछे देखा था ना, इन्वर्टेड भी हो सकता है नॉर्मल भी हो सकता है, तो ट्रांजिट थियोडोलाइट होगा। क्वेश्चन नंबर 36 है, इसमें दिया गया है कि क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रायंगुलेशन सिस्टम के अकॉर्डिंग सेकेंड्री ट्रायंगुलेशन सिस्टम है उसमें स्पेसिफाइड लेंथ क्या होगी बेस लाइन की। तो यहाँ पे 3 होती हैं। फर्स्ट ऑर्डर होता है, उसमें होता है 5 to 15 किलोमीटर, तीनों ही इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखनी चाहिए। सेकेंड ऑर्डर होता है, इसके लिए होता है 1.5 to 5 किलोमीटर, और थर्ड ऑर्डर होता है, इसके अंदर होता है 0.5 से लेके 3 किलोमीटर। थर्ड ऑर्डर में जो ट्राइंगल बेसिकली होते हैं वो उन नंबर ऑफ पॉइंट्स को कनेक्ट करते हुए होते हैं जिनको हमने फिक्स किया है सेकंड जो ट्राइंगुलर सिस्टम है। जैसे फर्स्ट में हमने मेन पॉइंट्स सेट कर लिया, उसके बाद उसके अंदर छोटे ट्राइंगल्स बनाएंगे, उसके बाद अगेन फिर छोटे ट्राइंगल्स बनाएंगे। तो यहाँ पर डी आएगा आंसर, क्योंकि आपको सेकंड वाले का पूछा है। क्वेश्चन नंबर 37 में दिया है कि क्वेश्चन नंबर 37 है, इसमें दिया है कि दो लाइंस हैं AB और AC, इनकी होल सर्किल बेरिंग हमें दी गई है और इनके बीच का एंगल पूछा है। तो सबसे पहले तो हम इन लाइंस को प्लॉट कर लेंगे। एंगल जो AB लाइन है उसका होल सर्किल बेरिंग 52 डिग्री है, यानी ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, ये आपका नॉर्थ है, और ये वाला एंगल आपका है 52 डिग्री 30 मिनट। उसके बाद दूसरी लाइन प्लॉट करेंगे AC की होल सर्किल बेरिंग है 328, यानी ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा, इधर कुछ आएगा ये, और ये वाला जो एंगल आपका होगा ये होगा 328 डिग्री 45 मिनट।
अब आपको चाहिए, ये बेसिकली है आपका लाइन ए बी, तो ये ए बी और ये है ए सी। तो ये वाला जो कलर जो एंगल है ये चाहिए आपको। तो ये वाला एंगल निकालने के लिए मैं क्या करूंगी, 360 में से 328 डिग्री 45 मिनट घटा दूंगी तो मेरा ये वाला एंगल आ जाएगा, जो ए सी मेरा नॉर्थ के साथ बना रही है, प्लस इधर जो एंगल ए बी नॉर्थ के साथ बना रही है वो है 52 डिग्री 30 मिनट, इन दोनों को ऐड करूंगी तो ये होल एंगल आ जाएगा। तो इसको सोल्व करोगे आप तो 83 डिग्री 45 मिनट आएगा, यानी आंसर ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन नंबर 38 में दिया है कि 20 मीटर चेन है, हमें ये फाइंड आउट हुआ कि 6 सेंटीमीटर टू लॉन्ग थी आफ्टर मेजरिंग ए डिस्टेंस ऑफ 1000 मीटर, और ये करेक्ट थी स्टार्ट ओवर अपन। इस टाइप के क्वेश्चंस में थोड़ी सी डिफरेंट आपको अप्रोच रखनी पड़ेगी कि इनिशियली ठीक थी आपकी लेंथ और लास्ट में इतनी रही, तो ऑन एवरेज क्या रहा होगा, स्टार्टिंग में बिल्कुल ठीक थी, लास्ट में आपका 6 मीटर ये कर रही है, लेंथ इसकी बेसिकली 6 मीटर से बढ़ गई है। तो ऑन एवरेज हम लेंगे तो मानेंगे कि थ्रू आउट द होल प्रोसेस 3 सेंटीमीटर से लेंथ बढ़ी हुई थी, मैं स्टार्टिंग वाला और जो लास्ट वाला उसका एवरेज ले लेंगे। तो मान लेंगे कि जो ये थी चैन हमारी टू लॉन्ग थी 3 सेंटीमीटर से। अब यहाँ पे 20 मीटर की चैन में आपका एरर आ रही है 3 की, अब इसको मीटर में रखूंगी तो 0.03 हो जाएगा, एक में आएगी 0.03/20 और 1000 में आ जाएगी दिस मल्टीप्लाई बाई 1000, तो ये यहाँ पे आपका आएगा 50। इसको अगर आप सोल्व करोगे तो ये 1.5 मीटर आएगा। अब साइन अगर हम देखें तो मैंने बताया था कि लॉन्गर चैन होगी तो वो डिस्टेंस को शॉर्ट मेजर करेगी, स्मॉल बताएगी, कम बता रही है ज्यादा लेंथ को, तो इस केस में आपका करेक्शन होगा वो पॉजिटिव होगा, और इसका उल्टा होगा अगर शॉर्टर चैन है, तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 है, इसमें दिया है कि एक लाइन है उसकी मैग्नेटिक बेरिंग है 187 डिग्री, मैग्नेटिक डिक्लिनेशन है 4 डिग्री ईस्ट और लोकल अट्रैक्शन है -2, तो मैग्नेटिक बेरिंग और ट्रू बेरिंग है रेस्पेक्टिवली, वो क्या होगी। तो मुझे तो एक क्वेश्चन गलत लग रहा है क्योंकि इसके साथ कोई भी ऑप्शन मुझे करेक्ट लग नहीं रहा है। आंसर की मैं दिया था आंसर ऑप्शन सी। अब ये फाइनल आंसर की का है कि ये भी मैं श्योर नहीं हूँ, पीडब्ल्यूडी वाले जो पेपर है इसके एग्जैक्टली मुझे एक्चुअल आंसर की नहीं मिल पाई है फाइनल वाली, बट ये क्वेश्चन है सेम ऐसा क्वेश्चन गेट में पूछा गया है, आई थिंक 2006 में पूछा गया था, यहाँ पे मैंने मेंशन भी किया है। तो मैं आपको क्वेश्चन इस टाइप का आए तो उसको सोल्व करने का बेसिक प्रोसीजर बता सकती हूँ, उसके बाद फिर आंसर तो फिर उसके अकॉर्डिंग फिर डिपेंड करेगा, बट इनमें कोई भी करेक्ट नहीं आ रहा है उसके अकॉर्डिंग। जो गेट वाला क्वेश्चन है उसके आंसर के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो उसमें यह है कि 187 डिग्री है आपका मैग्नेटिक बेरिंग, तो लोकल अट्रैक्शन -2 है, तो इसको अपोजिट साइन से आप इसको करोगे, तो ये -2 है तो आप इसको प्लस करोगे, तो 187 + 2 डिग्री यानी 189 डिग्री तो आपकी आएगी मैग्नेटिक बेरिंग, जो करेक्टेड मैग्नेटिक बेरिंग है। अब आप डिक्लिनेशन वाला कंसिडर करोगे तो नॉर्थ साउथ ये ट्रू नॉर्थ है, और मैग्नेटिक नॉर्थ आपका होगा ईस्ट की तरफ, ये ईस्ट है ये वेस्ट है, ये एंगल आपका है 4 डिग्री, ये एंगल 4 डिग्री है यहाँ पे जो मैग्नेटिक नॉर्थ बना रहा है ट्रू नॉर्थ के साथ में। तो अब कोई ऐसी लाइन जिसकी मैग्नेटिक बेरिंग 189 डिग्री है, यानी वो यहाँ कहीं होगी, तो उसकी ट्रू बेरिंग क्या होगी, तो उसकी ट्रू बेरिंग होगी 189 डिग्री प्लस ये 4 डिग्री हम ऐड करेंगे क्योंकि ईस्ट की तरफ है डिक्लिनेशन, तो ये आपका आना चाहिए 203। ऐसा कोई ऑप्शन दिया नहीं है यहाँ पे, मुझे लग रहा है कि ये जो गेट वाला क्वेश्चन है उसी के अकॉर्डिंग इसका आंसर होगा, और अगर इनकेस एग्जामिनर आंसर की कुछ डिफरेंट रखता है तो हम देख सकते हैं उसको बाद में ऑब्जेक्शंस में। क्वेश्चन नंबर 40 में दिया है कि लार्जेस्ट चेन जो पास होती है सेंटर लाइन ऑफ द एरिया उसको क्या बोलते हैं, तो ये बेस लाइन होती है, जिसको हम सबसे ज्यादा एक्यूरेसी से मेजर करते हैं, ये बेस लाइन है, सबसे ज्यादा एक्यूरेसी से हम इसको मेजर करते हैं, और ये सेंटर से पास होती है, सबसे बड़ी लाइन होती है। उसके बाद हम यहाँ पे लगाते हैं टाई लाइन और चेक लाइन। टाई लाइन से क्या करते हैं, ये जो आसपास दूसरे पॉइंट्स हैं इनको मिलाते हुए हम लाइंस बनाते हैं। चेक लाइन आपको नाम से ही पता चल रहा है कि हम चेक करने के लिए उसको यूज करते हैं कि हमारी एक्यूरेसी कितना सही है, जो हमने काम किया है यहाँ पे वो कितना एक्यूरेट है। तो चेक लाइन में हम क्या करेंगे बेसिकली, एक तो आपका जो यहाँ पे कैलकुलेट करोगे आप, ये ट्राइंगल दिख रहा है इसमें आप कैलकुलेट करोगे लेंथ, और दूसरा आप इसको यहाँ पे ग्राफ पे प्लेट जो रीडिंग आ रही है उसको प्लॉट करोगे और मेजर करोगे कि कितना आसपास है ये वैल्यूज। क्वेश्चन नंबर 40 में दिया है कि लार्जेस्ट चैन लाइन जो पास हो रही है सेंटर लाइन ऑफ द एरिया उसको हम क्या बोलेंगे, तो ये होती है बेस लाइन, इसको हम सबसे ज्यादा एक्यूरेसी से मेजर करते हैं और ये सबसे बड़ी सेंटर से पास होती हुई लाइन होती है। उसके बाद दो फिक्स पॉइंट को कनेक्ट करने के लिए हम टाई लाइन बना देते हैं ताकि हमारे ऑफसेट है वो बहुत लॉन्ग ना हो। उसी के साथ में चेक लाइन हम एक्यूरेसी चेक करने के लिए बनाते हैं, एक हम मेजर करेंगे फील्ड में, दूसरा हम कैलकुलेट करेंगे।
और हम कंपेयर करेंगे कि कितना सही हमारा जो मेजरमेंट्स हैं, जो प्लॉटिंग वगैरह है वो है। तो यहाँ पे आंसर ऑप्शन ए आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 में दिया है कि सर्वेइंग में बेंचमार्क क्या होता है? तो सबको पता है, जो पॉइंट ऐसा जिसका हमें आरएल पहले से पता है वो होता है बेंचमार्क। क्वेश्चन नंबर 42 में दिया है कि इमेजिनरी लाइन जो कि पास हो रही है ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द ऑब्जेक्ट क्लास एंड ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द आई पीस, इसको बोला जाता है ऑप्टिकल एक्सिस। और जो ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द ऑब्जेक्ट क्लास और क्रॉस हेयर के सेंटर से पास होती है वो होती है लाइन ऑफ कॉलिमेशन या लाइन ऑफ साइट। तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी, ऑप्टिकल एक्सिस ऑफ टेलीस्कोप। क्वेश्चन नंबर 43 में दिया है कि 2 पॉइंट प्रॉब्लम जो है वो एनकाउंटर करते हैं सर्वे में, वो किस में यूज होती है? तो हमें पता है रिसेक्शन की मेथड है, 2 पॉइंट प्रॉब्लम एंड 3 पॉइंट प्रॉब्लम, और ये प्लेन टेम्परल सर्वेइंग में यूज होते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 में दिया है कि क्रॉस सेक्शनिंग और लॉन्गिट्यूडनल सेक्शनिंग जो करते हैं वो कौन सा लेवलिंग है? तो बेसिकली जैसे कि आपको कहीं पे रोड बनाना है तो यहाँ पे डिफरेंट पॉइंट्स की आप आरएल निकालोगे, इसी के साथ में क्रॉस सेक्शन के अलोंग इसकी जो लेंथ है उसके परपेंडिकुलर इस डायरेक्शन में भी जो ट्रांसवर्स डायरेक्शन है उसमें भी आप डिफरेंट पॉइंट्स के आरएल निकालोगे। तो इसको कहा जाता है प्रोफाइल लेवलिंग। आंसर यहाँ पर ऑप्शन ए होगा। डिफरेंशियल लेवलिंग में 2 डिफरेंट पॉइंट्स हैं जिनके आरएल का हम डिफरेंस निकालते हैं, और चेक लेवलिंग होता है एक्यूरेसी चेक करने के लिए। तो यहाँ पर आंसर आ गया ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 45 में दिया गया है कि पेंटोग्राफ का क्या यूज है? तो कोई प्लान है उसको हमें साइज में एनलार्ज करना है, रिड्यूस करना है, तो हम पेंटोग्राफ यूज करते हैं। और जो इरेगुलर कोई शेप है उसका अगर हमें प्लान का एरिया मेजर करना है तो हम यूज करते हैं प्लेनीमीटर। उसी के साथ में स्लोप ऑफ द ग्राउंड के लिए आपका होता है क्लिनोमीटर। और लाइंस के बीच का एंगल तो हम थोडोलाइट से भी मेजर करते हैं। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 46 में दिया है कि फंडामेंटल मेजरमेंट है जो हम करते हैं टोटल स्टेशन से। तो टोटल स्टेशन आपका काफी एफिशिएंट इंस्ट्रूमेंट है, इसे हम हॉरिजॉन्टल एंगल, वर्टिकल एंगल, स्लोप, डिस्टेंस सब कुछ मेजर कर सकते हैं काफी एक्यूरेसी के साथ। क्वेश्चन नंबर 47 में दिया है कि कौन सी ऐसी स्केल है जिसमें 3 सक्सेसिव डायमेंशन होते हैं? तो प्लेन स्केल में हम सिर्फ जैसे मीटर और डेसीमीटर यही मेजर कर पाते हैं, जबकि डायगोनल स्केल में हम मीटर, डेसीमीटर और इसी के साथ में सेंटीमीटर भी मेजर कर पाते हैं। तो यहाँ पे आंसर ऑप्शन 2 होगा। क्वेश्चन नंबर 48 में दिया है कि एक ट्राइंगल है जिसका अर्थ सरफेस पे एरिया 195 मीटर स्क्वायर है। तो इसका जो स्फेरिकल ट्राइंगल बनेगा और प्लेन ट्राइंगल बनेगा उनका डिफरेंस क्या होगा सम ऑफ एंगल्स का? तो ये आपको एक वैल्यू याद रखनी है, ये 1 सेकंड होता है 195 मीटर स्क्वायर के लिए। आई होप समझ रहे हो आप। स्फेरिकल ट्राइंगल आप ऐसे समझ सकते हो जैसे कोई प्लेन एरिया है, यहाँ पे आपने 3 पॉइंट्स को कनेक्ट किया तो ये तो प्लेन ट्राइंगल हो गया। वहीं पे आपने इस तरीके से अर्थ का जो शेप है प्रॉपर उसको कंसीडर करते हुए 3 पॉइंट्स लिए, ये एक इसमें पीछे कहीं आएगा जो हमें इस प्लेन में दिख नहीं रहा है, इनको मिलाते हुए जो बनेगा वो आपका स्फेरिकल ट्राइंगल बनेगा। स्फेयर पे 3 पॉइंट्स लोकेटेड है, उनको मिला के जो ट्राइंगल बनेगा वो स्फेरिकल ट्राइंगल बनेगा, और आइडियली अर्थ वो स्फेरिकल है। तो हमें स्फेरिकल ट्राइंगल वगैरह इसी तरीके से सर्वे करना चाहिए, लेकिन थोड़ा सा हम अपना सहूलियत के लिए अप्रोक्सीमेशन कर लेते हैं और पर प्लेन मान लेते हैं अर्थ सरफेस को, अगर हमारा सर्वे का जो एरिया है वो बहुत ही छोटा है तो। क्वेश्चन नंबर 49 में दिया है कि 20 मीटर चैन है वो डिस्प्लेस हो रही है एस डिस्टेंस से, तो करेक्शन क्या मतलब एरर क्या होगी यहाँ पे? तो जैसे कि ये लाइन ऐसे जानी थी, आपकी डिस्प्लेस होकर ऐसे चली गई, ये अगर डिस्टेंस एच है तो ये डिस्टेंस एस है जिससे ये डिस्प्लेस हुई है, एल इसकी लेंथ है, तो एस स्क्वायर अपॉन 2l होता है। ये हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट में भी होगा, वर्टिकल में भी होगा। जैसे यहाँ से यहाँ की आपको ये इस तरीके से हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मेजर करनी थी, आप इस तरीके से ऊपर चले गए क्योंकि सरफेस ऐसी अनइवन थी कि आप इधर मेजर नहीं कर पा रहे, ये वाला डिस्टेंस मेजर कर ली। या जैसे यहाँ पर हो रहा है कि करना ये था और किसी कारण से ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में ही टेढ़ी चली गई लाइन। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना होगा, एस स्क्वायर अपॉन 2l। यहाँ पर आपका l की वैल्यू है 20, तो 20 इंटू 2 आपका एस स्क्वायर अपॉन 40 आ जाएगा। एच स्क्वायर अपॉन 2l है ये, तो ए आ जाएगा 1 आ जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 50 में दिया है कि अलॉय का कौन से अलॉय का कॉम्बिनेशन हम यूज करते हैं इनवार टेप में? तो स्टील और निकल का ये कॉम्बिनेशन होता है। और क्यों हम इनको यूज करते हैं? क्योंकि इनकी जो थर्मल कोफिशिएंट निकल के आता है दोनों के अलॉय का वो काफी कम होता है, तो इसमें एक्सपेंशन वगैरह कम होंगी। इसी के साथ में आपको ये भी पता होना चाहिए कि निकल का इसमें होता है 36% और वहीं पे स्टील का होता है 64%। क्वेश्चन नंबर 51 में दी है कि कौन सा ऐसा है जहां पर हम रेसिप्रोकल रेंजिंग करेंगे? रेंजिंग क्या होता है कि एक ही स्ट्रेट लाइन में आपको 3 पॉइंट्स मार्क करने हैं। तो ऐसे में क्या होगा, जैसे कि हिलोक आ गए है, ये एक हिलोक का पिक्चर है। तो यहाँ पर आप 3 स्ट्रेस, यहाँ रेंजिंग रोड रख रहे हो, यहाँ रख रहे हो, सेंटर पे रख रहे हो, तो एक पॉइंट से ये दिखेंगी नहीं, ये पीछे वाली छुप जाएगी।
तो इसके लिए रेसिप्रोकल रेंजिंग की जाती है, जिसमें 4 रेंजिंग रोड हम यूज़ करते हैं और यहाँ पर आंसर होगा वो ऑप्शन 4 होगा। बेसिकली हम इधर से एक लाइन बनाते हैं, इधर से लाइन बनाते हैं और फिर इधर मूव करते-करते स्ट्रेट लाइन बन जाती है लास्ट में। थोड़ा डिटेल में समझना हो तो आपको या तो थ्योरी में पढ़ सकते हो, नहीं तो आर्गन में काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं इस टॉपिक पे जो मैंने डिटेल में वहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 52 में दिया है कि एगोनिक लाइन्स हैं जो मतलब एगोनिक लाइन वो लाइन है जो 0 डिक्लिनेशन से पास होती हैं। हमने पीछे भी क्वेश्चन किया है इसका, तो 2 होगा। इक्वल डिक्लिनेशन वाली होंगी वो आइसोगोनिक लाइन होंगी। क्वेश्चन नंबर 53 में दिया है कि सर्वे लाइन है कोई, उसमें हॉरिजॉन्टल एंगल जो होगा ट्रू मेरिडियन और सर्वे लाइन के बीच का वो क्या होगा, तो वो होता है बीरिंग। क्वेश्चन नंबर 54 में दिया है कि टाइप ऑफ नीडल जो हम यूज करते हैं प्रिज्मेटिक कंपास में वो कौन सी होती है, तो ये ब्रॉड नीडल होती है। और यहाँ पर ये चीज ध्यान रखना है आपको कि प्रिज्मेटिक कंपास में ब्रॉड नीडल होती है। इसी के साथ में ये भी पता होना चाहिए कि ये जो रिंग होती है जिसपे ग्रेजुएशन मार्क होते हैं उसके साथ आपकी नीडल होती है वो अटैच्ड होती है। वहीं पे जो आपका सर्वियर कंपास होता है उसमें नीडल यूज करते हैं एज बार टाइप नीडल यूज करते हैं और इसमें ये नीडल है वो अटैच नहीं होती है ग्रेजुएशन से और एज ए इंडेक्स वो यूज होती है, मतलब एज ए इंडेक्स हम उस नीडल को यूज करते हैं और इसमें एज ए इंडेक्स यूज नहीं होती है। तो ये एज बार टाइप बेसिकली सर्वेयर का हो गया, यहाँ पर आंसर ऑप्शन 2 होगा। क्वेश्चन नंबर 55 में दिया है कि एक लाइन है उसकी मैग्नेटिक बेयरिंग 30 डिग्री वेस्ट है, डिक्लिनेशन 5 डिग्री ईस्ट है, तो ट्रू बेयरिंग क्या होगी। काफी क्वेश्चंस कर चुके हैं अब तक हम ऐसे, ये हमेशा ट्रू नॉर्थ मैग्नेटिक नॉर्थ तो ऐसा ही रहेगा, सॉरी ट्रू नॉर्थ और ट्रू साउथ तो ऐसा ही रहेगा। अब अगर हमें मैग्नेटिक नॉर्थ और मैग्नेटिक साउथ मेजर करना है तो हमें देखना होगा डिक्लिनेशन कैसा है। डिक्लिनेशन आपका है ईस्ट, तो आप ट्रू नॉर्थ से ईस्ट की तरफ आप मैग्नेटिक नॉर्थ बना दोगे और इधर आ जाएगा मैग्नेटिक साउथ। ये एंगल आपका आ रहा है 5 डिग्री। आपको दिया मैग्नेटिक बेयरिंग एक लाइन की जो कि है एस 30 डिग्री वेस्ट, इस साउथ से 30 डिग्री वेस्ट की तरफ ये आपकी कोई लाइन आ रही है ए बी और ये एंगल आपका है 30 डिग्री। आपसे पूछा गया है कि इसकी ट्रू बेयरिंग क्या होगी, तो ट्रू बेयरिंग के लिए आप एंगल ट्रू साउथ से मेजर करोगे। अब ये एंगल 5 डिग्री है तो ये भी 5 डिग्री होगा, ये लाइन ऐसे जा रही है तो ये 5 डिग्री है तो ये भी 5 डिग्री होगा, तो 30 में आप 5 ऐड कर दोगे 4 आ जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 56 में दिया गया है एंगल ऑफ डिफ क्या होगा नॉर्थ लैटिट्यूड पे, तो ये आपकी अर्थ सरफेस है। नीडल जो आप रखोगे वो हमेशा नॉर्थ से साउथ की तरफ रहेगी, तो ये आपकी नीडल है और ये आपका जो अर्थ सरफेस का प्लेन है, तो ये दोनों पैरेलल है, इनके बीच में 0 डिग्री का एंगल बन रहा है। वहीं पे अगर मैं यहाँ पे पोल्स की बात करूं, ये तो अभी मैंने बात की इक्वेटर की कि इक्वेटर पे लाइन ऐसे रहेगी और सरफेस भी ऐसे है, तो आपका डिप आ जाएगा 0। वहीं पे अगर पोल्स की हम बात करें तो पोल्स में नीडल तो ऐसे ही रहेगी नॉर्थ और साउथ की तरफ और सरफेस आपकी ऐसे है, तो इनका बेस में एंगल बन रहा है आपका 90 डिग्री, यानी पोल्स पे आपका डिप 90 डिग्री होगा, इक्वेटर पे 0 होगा। 3 होएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 57 है मल्टीप्लाई कांस्टेंट क्या होगा, तो एफ अपॉन आई होता है और एफ प्लस डी होता है आपका एडिटिव कांस्टेंट, तो 1 आ जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 58 में दिया है कि एरर जो कि अकर होगी अगर आपका जो इमेज बन रही है वो क्रॉस हेयर्स के प्लेन में नहीं बन रही है, तो इस एरर को बोला जाता है पैरेलक्स एरर। इसमें बेसिकली ऐसा होता है कि अगर आप टेलीस्कोप के पास में खड़े हो और आप अपना थोड़ा बहुत भी आई का मूवमेंट करते हो तो आपको इमेज हिलती हुई सी दिखती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इमेज जो बन रही है वो क्रॉस हेयर्स के प्लेन में नहीं बन रही है, मतलब इमेज ऐसे है कि क्रॉस हेयर और इमेज का आपको मूवमेंट दिखेगा, रिलेटिव मूवमेंट। अब यहाँ पर एब्रेशन क्या होता है, एब्रेशन होता है कि आपका जो रेज मीट कर रही हैं वो एक शार्प पॉइंट में मीट करेंगी तो आपको क्लियर पिक्चर दिखेगी, बट ऐसा नहीं हो रहा है। रेज आपकी मीट कर रही हैं वो एक शार्प पॉइंट पे मीट ना करने के कारण हमें इमेज दिख रही है वो ब्लर दिख रही है। इस जो एरर आ रही है ब्लर दिख रही है इमेज, इसको हटाने के लिए हम जो मेजर्स लेते हैं वो अपलेंटेशन होता है, तो यहाँ पर आंसर हो गया ऑप्शन 2। क्वेश्चन नंबर 59 में दिया गया है कि स्पायर टेस्ट किसके लिए हम यूज करते हैं, तो स्पायर टेस्ट होता है ये जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है ये वर्टिकल एक्सिस के परपेंडिकुलर है या नहीं, ये चेक करने के लिए हम करते हैं, तो 1 होगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 60 में दिया गया है कौन सा ऐसा लेंस है जिसको हम इंटरनल फोकसिंग लेंस में यूज करते हैं। इंटरनल फोकसिंग लेंस में आपका ऑब्जेक्टिव और आई पीस तो फिक्स रहते हैं, इनकी पोजिशन तो फिक्स रहती है और इनके बीच में एक लेंस होता है, इसको नेगेटिव लेंस भी बोला जाता है और इसी के साथ में इसको डबल कॉनकेव लेंस भी बोला जाता है, दोनों नाम याद रखने हैं आपको। तो ये है इसकी पोजीशन चेंज होती रहती है और इससे हम फिर फोकसिंग वगैरह करते हैं, तो यहाँ पर आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61 में दिया है कि ऐसा ऑपरेशन जिसमें कि हम टेलीस्कोप को रिवॉल्व कर रहे हैं 180 डिग्री से वर्टिकल प्लेन में,
तो वर्टिकल प्लेन में रिवॉल्व कर रहे हैं तो ट्रांजिटिंग होता है, हॉरिजॉन्टल प्लेन में रोटेट करते हैं तो स्विंगिंग होता है। तो यहाँ पर 1 होगा आंसर। और ये है क्वेश्चन नंबर 62 आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन। पूछा है सेंसिटिविटी ऑफ बबल ट्यूब कैसे इफेक्ट होगी अगर टेम्परेचर राइज हो रहा हो तो। जो बबल ट्यूब है वो ऐसे एयर की बबल बन रही है और बीच में यहाँ पे आपका बबल ट्यूब में ये लिक्विड भरा हुआ है और बीच में ये एयर की बबल बन रही है। अगर आप टेम्परेचर राइज करोगे तो आपका जो भी इसमें लिक्विड भरा हुआ है उसका वॉल्यूम बढ़ेगा। लिक्विड का वॉल्यूम बढ़ेगा तो आपकी जो एयर है, एयर बबल में ये एयर ही है तो इसके लिए कम जगह बचेगी, लिक्विड का वॉल्यूम बढ़ गया है तो आपकी एयर बबल है उसकी साइज है वो छोटी हो जाएगी। एयर बबल की साइज अगर छोटी होती है किसी भी रीजन से तो वो सेंसिटिविटी डिक्रीज होती है। तो यहाँ पर आंसर है वो ऑप्शन 1 हो जाएगा। वहीं पे अगर एयर बबल है उसकी साइज एनलार्ज होगी, आपका डाया अगर बबल ट्यूब का बढ़ेगा तो आपका सेंसिटिविटी बढ़ेगी। बेसिकली सेंसिटिविटी यही है कि एयर बबल कितना इजीली मूवमेंट कर पा रही है और कितना अच्छे से हम उसको मेजर कर पा रहे हैं। तो अगर बहुत ही छोटी साइज की एयर बबल होगी तो उस केस में आपका जो मेजरमेंट करना है वो उतना ही डिफिकल्ट हो जाएगा। वहीं पे अगर बड़े डाया की बबल ट्यूब है तो उसमें जो एयर बबल है वो इजीली आगे पीछे मूव कर पाएगी तो सेंसिटिविटी बढ़ जाएगी। तो आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। पीवाईक्यूज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है सारे सब्जेक्ट्स के आपके लिए। मुझे बहुत स्ट्रांगली लग रहा है कि आराम से 3 4 5 क्वेश्चंस तो आपके पीवाईक्यू से एज इट इज आपको मिल जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ। एग्जाम में बहुत कम टाइम बचा है, पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।